कि सर्दियों की एक ठहरी हुई शाम थी। बाहर हल्की हल्की बारिश गिर रही थी। खिड़की से टकराती बूंदें और कमरे के अंदर बैठा रोहन। आज वो कुछ ज्यादा ही चुप था। आरती ने उसे देखा। उसकी आंखों में कहीं खोया हुआ साया। क्या बात है रोहन, आज कुछ अलग लग रहे हो। किस सोच में गुमसुम बैठे हो? रोहन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खिड़की से बाहर देखते रहा। कुछ पल बाद धीमी आवाज में बोला, आज माँ याद आ गई। आरती में सोच रहा हूँ कि अब की बार गांव जाकर माँ से मिल आता हूँ। वैसे भी बहुत साल हो गए माँ से मिले बिना। 10 साल से वो उस गांव नहीं गया था। 10 साल से उस मिट्टी को नहीं छुआ था जहां उसकी मां आज भी अकेली रहती थी। जब पिता नहीं रहे और बाद में हालातों ने उसे शहर खींच लिया, तब मां ने कुछ नहीं कहा। बस हर साल सर्दियों में एक ऊनी स्वेटर भेजती थी और हर बार उसी कागज पर वही पंक्ति, बेटा ठंड लगे तो समझ लेना, माँ की बाहें तेरे पास हैं। आज वही पंक्ति उसके सीने में चुभ रही है। एक शांत सुबह, हवा में मिट्टी और गोबर की मिलीजुली खुशबू। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना टूटा सा घर। दरवाजे पर बैठी लता देवी, बाल पूरी तरह सफेद, हाथ कांपते हुए, पर आंखों में अब भी इंतजार। तभी एक डाकिया आता है। लता देवी, चिट्ठी आई है आपके नाम। मां चौंकती है। चिट्ठी मेरे लिए? अब कौन लिखेगा मुझे? डाकिया लिफाफा खोलता है। माँ, मैं रोहन हूँ, आपका बेटा। जैसे जैसे पढ़ता जाता है, मां की सांसें कांपने लगती हैं। उसका नाम। 10 साल बाद मां की आंखों से आंसू गिरते हैं। उसने कागज को सीने से लगा लिया। हे भगवान, मेरा बेटा आ रहा है। नारियल और गुड़ के लड्डू बहुत पसंद है मेरे बेटे को। इस बार ज्यादा मीठे बनाऊंगी। मां लड्डू बनाने लगती है। नारियल कसते हाथ कांपते हैं। गुड़ की खुशबू पूरे घर में फैलती है। वो खुद से बातें करती है। मेरा रोहन बड़ा हो गया होगा। कैमरा दीवार पर टंगे पुराने फोटो पर जाता है। एक छोटा बच्चा मां की गोद में। रोहन अकेला सफर पर निकलता है। बारिश अब तेज हो चुकी है। वो बस में बैठता है। बस की खिड़की से शहर पीछे छूटता जाता है और उसके साथ 10 साल की दूरी। रोहन काशीपुर स्टेशन की ओर चलता है। स्टेशन के बाहर केवल 2-3 ऑटो खड़े हैं। ठंडी हवा से वातावरण और भी सर्द और खाली लग रहा है। ऑटो गांव की तरफ बढ़ता है, लेकिन रास्ता घना और सुनसान है। दोनों तरफ पेड़ इतने घने हैं कि आकाश दिखना बंद हो जाता है। जंगल जैसा रास्ता। ऑटो रुकता है। रोहन दरवाजे के सामने खड़ा है। दिल तेज धड़क रहा है। 10 साल। माँ, मैं रोहन हूँ। दिया अचानक तेज जल उठता है। दरवाजा खुलता है। मां सामने खड़ी है, बिल्कुल वैसी ही जैसी यादों में थी। दरवाजा खुल चुका था, लेकिन रोहन अब भी अपनी जगह जड़ बना खड़ा था। सामने खड़ी थी उसकी मां। वही चेहरा, वही आंखें, वही अपनापन। बस कुछ अलग था। हवा अचानक ठंडी हो गई। मां ने धीरे से कहा, आ गया मेरा बेटा। मां ने उसे बाहों में भर लिया। उनका स्पर्श ठंडा था, लेकिन रोहन ने ध्यान नहीं दिया। कभी कभी यादें हकीकत से ज्यादा भारी होती हैं। उनकी
की आवाज वैसी ही थी जैसी बचपन में होती थी। रोहन आगे बढ़ा। घर वैसा ही था। मिट्टी की दीवारें, कोने में जलता हुआ दिया, पुरानी लकड़ी की खटिया। चूल्हे के पास एक थाली रखी थी। लड्डू, गुड़ और नारियल की खुशबू। देख, मैंने तेरी पसंद के नारियल गुड़ के लड्डू बनाए हैं। जल्दी खा के बता कैसे बने हैं। रोहन की आंखें भर आईं। आपको आज भी याद है? माँ कभी अपने बच्चे की पसंद को भूलती है क्या? तेरे लिए ही बनाए हैं। रोहन ने एक लड्डू उठाया। पहला कौर। स्वाद बिल्कुल वैसा ही जैसे बचपन में। लेकिन जैसे ही उसने निगला, उसकी रीढ़ में हल्की सी सिहरन दौड़ गई। लड्डू गर्म नहीं था, बिल्कुल ठंडा। मां सामने बैठी थी। दिए की लौ अजीब तरह से कांप रही थी। रोहन बेटा, शहर में खुश है ना तू? हाँ माँ, बस आपकी बहुत याद आती थी। मां कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मुझे पता था तू आएगा। रोहन ने चौंक कर देखा। कैसे? मां ने कोई जवाब नहीं दिया, बस दिए को देखती रही। लौ अचानक नीली सी हो गई। हवा फिर तेज चलने लगी। खिड़की के पर्दे अपने आप हिलने लगे। रोहन को ठंड लगने लगी। माँ, अब ठीक है? मां ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक पल के लिए कुछ और था, कुछ खाली। बेटा, ठंड बढ़ गई है, तू सो जा। रोहन खटिया पर लेट गया। मां ने उसके ऊपर एक पुरानी रजाई डाल दी। रजाई नमी से भरी हुई थी, जैसे बरसात में पड़ी हो। मां बोली, सुबह बहुत बातें करेंगे। दिया धीमा पड़ गया। घर में सन्नाटा। बस बाहर नीम के पत्तों की सरसराहट, लकड़ी के फर्श की आवाज। रोहन की नींद खुल गई। कमरा ठंडा हो चुका था। दिया बुझ चुका था। माँ, माँ। कोई जवाब नहीं। वो धीरे धीरे उठा। दरवाजा खुला था। बाहर चांदनी फैली थी। आंगन में मां खड़ी थी, पीठ उसकी तरफ। चांद की रोशनी सीधे उनके ऊपर पड़ रही थी। वो आसमान की तरफ देख रही थी, बिल्कुल स्थिर। इतनी रात को आप यहाँ बाहर आंगन में क्या कर रही हैं? मां ने गर्दन घुमाई, बहुत धीरे। उनका चेहरा अजीब तरह से फीका था। नींद नहीं आ रही थी बेटा, बस सोचा थोड़ी देर बाहर बैठ लूं। रोहन के शरीर में एक अजीब सी ठंड उतर गई। अंदर चलिए, आपको ठंड लग जाएगी। मां कुछ पल उसे देखती रही, फिर बिना कुछ बोले अंदर चली गई। रोहन वापस खटिया पर आया, पर नींद अब दूर थी। उसके कानों में मां की आवाज गूंज रही थी, और साथ ही एक सवाल, मां की सांसों की आवाज क्यों नहीं आ रही थी। धीरे धीरे रात ढलने लगी। ठंड कुछ और बढ़ गई, और तभी मुर्गे की बांग। सुबह। रोहन की आंख खुली। कमरे में सिर्फ वो था, मां नहीं थी। खटिया के पास उनकी चप्पलें पड़ी थीं। उन पर धूल जमी हुई थी, जैसे कई दिनों से किसी ने छुआ भी ना हो। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि मां आसपास ही कहीं होगी, थोड़ी देर में आ जाएगी। सुबह की हल्की धूप गांव की पगडंडी पर फैल रही थी। रोहन थैला लेकर घर से बाहर आया। सोचा थोड़ी सब्जियां लेकर आऊं। भैया, 1 किलो आलू, आधा किलो टमाटर और भिंडी दे दो। बुरा ना माने तो एक बात कहूं बेटा, आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। नए आए हो यहाँ शायद। भैया जी, मैं यहाँ अपनी माँ से मिलने आया हूँ। काफी सालों से शहर में था, कल शाम को ही आना हुआ है मेरा। वो सामने वाला घर मेरा है। सब्जी वाला बस मुस्कुराया, किसी बात का जवाब नहीं दिया। गांव के मोड़ पर रंजन दिखाई दिया। अरे रोहन, कब आए? बहुत सालों बाद देखा तुम्हें। मैं कल शाम को ही आया हूँ। माँ को देखे हुए कई साल हो गए थे। उनकी बहुत याद आ रही थी। सोचा उनके साथ कुछ समय गुजारूं। रंजन की आंखें फैल गईं। क्या माँ के साथ थे?
लेकिन ऐसा कैसा हो सकता था? उनका 2 दिन पहले ही उनका देहांत हो गया था। रोहन के हाथ से सब्जी का थैला गिर गया। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। मैं रात भर उनके साथ था। उन्होंने मुझे अपने हाथ से लड्डू खिलाए, बात की। रंजन धीरे धीरे बोला। पूरा गांव उनके अंतिम संस्कार में था। रोहन की आंखें फैल गईं, हाथ कांपने लगे। उसका दिमाग हकीकत और यादों के बीच फंस गया। रोहन तेजी से दौड़ता है। हवा तेज, पेड़ की शाखाएं उसके रास्ते में आती हैं। सांसें तेज, दिल जोर जोर से धड़कता। आंगन में आता है। मां खटिया पर बैठी हैं, लेकिन अब कुछ अलग है। चेहरा शांत, हल्की मुस्कान, लेकिन आंखों में कुछ इस दुनिया का नहीं। देखा माँ, सब कहते हैं तुम नहीं रही, पर तुम मेरे सामने हो। रोहन दौड़कर उन्हें पकड़ना चाहता है। माँ, मत जाइए प्लीज। मां ने हल्की आवाज में कहा। बस एक तमन्ना थी, तुझे आखिरी बार देखने की। तुझे देख लिया, अपने हाथों से खिलाया भी। अब मेरी कोई दूसरी इच्छा नहीं रही। अब मैं जा सकती हूँ चैन से। दिया कांपता है। हवा और तेज होती है। नीम के पत्ते सरसराहट करते हैं। रोहन महसूस करता है मां धीरे धीरे हवा में घुल रही हैं, जैसे कोई धुंध बनकर उड़ रही हो। मां की आखिरी मुस्कान रोहन की आंखों में हमेशा के लिए जमी रहती है। अब खुश रहो बेटा, तुम्हारी याद ही मेरी याद है। रोहन घर में अकेला। आंगन में हल्की धूप, दिया बुझ चुका। गांव का सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन रोहन जानता है कुछ हमेशा बदल गया है। मां ने उसे एक अंतिम आशीर्वाद दिया, एक लड्डू और एक एहसास कि प्यार और यादें कभी मरती नहीं। बहुत भारी थी। बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे आसमान में किसी अदृश्य युद्ध की शुरुआत हो चुकी हो। बारिश लगातार बरस रही थी, ठंडी, बेरहम और अंतहीन। एक छोटे से गांव में एक घर था, वीरेंद्र का घर। घर जहां प्यार से ज्यादा शोर था, जहां दीवारें हर दिन टूटे सपनों और गुस्से को सोखती थीं। उस रात तनाव पहले से कहीं ज्यादा भरा हुआ था। हर रोज वही हाल। मैं सुबह से शाम तक हड्डियां तोड़कर मेहनत करूं और घर में बस शिकायतें और रोना। किस बात की कमी है? कब तक ढूंढूं मैं ये सब? वीरेंद्र, हम भी इंसान हैं, हम भी थक जाते हैं। ईशान बीमार है, पूरी रात जागी हूँ। थोड़ा सहारा चाहिए, ताने नहीं। अगर यही हाल रहा तो एक दिन ये घर तुम लोगों के लिए नहीं बचेगा। घर के अंदर चीखों, तानों और शिकायतों का तूफान उठ चुका था, और उस तूफान में एक छोटे से बच्चे ईशान की धीमी सिसकियां दब गई थीं। निकलो, आज के बाद ये घर तुम्हारा नहीं। तुम लोग बस मुसीबत हो, बोझ हो। वीरेंद्र, बारिश देख रहे हो? बच्चा साथ में है, कहाँ जाएंगे हम? कहाँ जाते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस यहाँ से दफा हो जाओ, अभी के अभी। और याद रखना, वापसी की कोई जगह नहीं छोड़ी है मैंने। दोबारा मेरे घर में आने की कोशिश मत करना। आरव, हमें जाना होगा। जो भी हो, साथ रहेंगे। बारिश तेज हुई, डर भी बढ़ता गया, और फिर अचानक घर का दरवाजा खुला और एक माँ अपने 2 बच्चों के साथ बाहर फेंक दी गई। कड़कड़ाती बारिश, रात की काली चुप्पी और कोई आसरा नहीं, सिर्फ दर्द और बेबसी। वो तीनों अंधेरे रास्तों पर चलते रहे, नंगे पांव, कांपते, थके, टूटे हुए। दूर कहीं एक हल्की रोशनी दिखाई दी। एक बूढ़ा साधु, महादेव बाबा,
उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो इंसान नहीं, बारिश की कोई पुरानी आत्मा हो। बाबा, आपके पास कुछ नहीं है। आपको भूख भी लगी है शायद। ये थोड़ा सा खाना ले लीजिए, शायद इससे रात कट जाए। दया बहुत कम लोग दिखाते हैं बेटा। आज की दुनिया में तो बस स्वार्थ ही बचा है। पर तूने जो दिया है वो सिर्फ भोजन नहीं, मानवता है। याद रख, बरसात कभी कभी सिर्फ पानी नहीं लाती, किस्मत भी बहा लाती है। आज बारिश तेरी किस्मत बदल देगी। क्या मतलब बाबा? समय आने पर समझेगा, पर इतना जान ले तो खाली हाथ नहीं लौटेगा। परिवार ने अपनी आखिरी रोटी उन्हें दे दी और बदले में बाबा ने एक अजीब आशीर्वाद दिया कि आज की बरसात उनका भाग्य बदल देगी। रात बढ़ती गई और अचानक तूफानी अंधेरे के बीच एक पुराना, टूटा फूटा पर अजीब तरह से आकर्षक घर खड़ा मिला। इतना शांत, इतना अजीब, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। थके हुए परिवार ने उस घर में कदम रखा और अंदर की हवा बिल्कुल अलग थी। दीवारें नम थीं, मगर उनमें कुछ था, एक धड़कन, एक गर्माहट, एक रहस्यमयी अपनापन। आरव, ये घर, ये सच में हमारे लिए बना है? एक रात में ऐसा कैसे? मुझे नहीं पता सानवी, पर पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी ने हमें अपनाया है। छोटा बच्चा ईशान दीवारों को हाथ से छूता और अचानक शांत हो जाता, जैसे घर उसके दुखों को सोख रहा हो। माँ, इस घर की दीवारें मुझसे बात कर रही हैं। कैसी बात कर रही हैं? कह रही हैं, अब तुम सुरक्षित हो। उस घर में एक सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा खतरा नहीं था। वो सन्नाटा सुरक्षा जैसा महसूस होता था। पर गांव वाले जब उस घर की तरफ गए तो उन्हें कुछ और ही महसूस हुआ। हाय राम, ये दीवार तो धड़क रही है, जैसे जिंदा हो। ओए, किसी की आंख है, अंदर कोई है। ये किसी बच्चे की रोने की आवाज है, पर ये आवाज अंदर से नहीं, दीवारों के अंदर से आ रही है। किसी ने कहा दीवारें जिंदा लग रही हैं, किसी ने कहा खिड़कियों में चमकती नीली आंखें दिखाई देती हैं, और किसी ने सुना रोने की आवाजें। पर वो आवाजें घर के अंदर से नहीं, दीवारों के अंदर से आती लगती थी। उधर वीरेंद्र और रागिनी जो उन्हें निकाल कर आए थे, रात के अंधेरे में भटक रहे थे। रास्ते बदल रहे थे, पेड़ फुसफुसा रहे थे, और हवा में एक अदृश्य गुस्सा तैर रहा था। वीरेंद्र, ये रास्ता तो अभी इधर नहीं मुड़ता था। हम भटक क्यों रहे हैं? कहीं हम किसी मुसीबत में तो नहीं फंसने वाले हैं? जो दया से दूर है, जो दया से दूर है, उसे दया नहीं मिलती। कौन है? देखो सामने, हमसे खेल कौन रहा है? मुझे डर लग रहा है, हमें वापस घर ले चलो। उनके सामने एक पुराना दरवाजा आया, जिस पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, जो दया से दूर है, उसे दया नहीं मिलती। क्या यारब ने किया, या इसके पीछे कोई और है? जो दया से दूर है, उसे दया नहीं मिलती। बरसात ने अपना असली रूप दिखाया।
आसमान से गिरती हर बूंद मानो एक श्राप बन चुकी थी। रास्ते गायब हो गए, चिल्लाहटें जंगलों में खो गईं और वीरेंद्र और रागिनी उसी अंधेरे में समा गए जिस अंधेरे को उन्होंने दूसरों पर थोपना चाहा था। घर के अंदर सानवी दीवार पर हाथ रखती है। आरव, ये घर हमारी रक्षा कर रहा है। दीवार गर्म थी, सांस ले रही थी, जिंदा थी। हाँ, लेकिन याद रखना, हर सुरक्षा की कीमत होती है सानवी, और हम अब इस घर के मेहमान नहीं, हिस्सा बन चुके हैं। उस रात उस घर ने फैसला कर लिया था कि अब ये परिवार उसके लिए सिर्फ मेहमान नहीं, उसकी धड़कन का हिस्सा है। अब ये घर उनकी रक्षा करेगा और उनका दर्द, उनकी चीखें, उनकी कहानियां अपने अंदर समेट लेगा। बरसात थम चुकी थी, पर श्राप नहीं, क्योंकि उस रात एक घर ने 3 इंसानों को अपनाया था और 2 को निगल लिया था। कभी कभी कुछ जगहें छोड़ देने के बाद भी तुम्हारे अंदर रहती हैं, और जब तुम लौटते हो वो जगहें तुम्हें पहचान लेती हैं। यही हुआ अर्नब चौहान के साथ दिवाली की उस रात। दिवाली की शाम थी, आसमान में पटाखों की रोशनी थी, लेकिन अर्नब चौहान के चेहरे पर एक अजीब सन्नाटा था। कितना सन्नाटा है यहाँ अर्नव, याद है बचपन में यहाँ दिवाली कितनी रौनक वाली होती थी। हाँ, पर कुछ रोशनियां जब बुझती हैं तो परछाइयां छोड़ जाती हैं। 5 साल बाद वो अपने पुश्तैनी गांव देवकुल लौटा था, जहां हर दीप जलने के पीछे एक किस्सा था और हर अंधेरे के पीछे एक नाम। जीप हवेली के सामने रुकती है, पुरानी चौहान हवेली, जो कभी अर्नब के दादा का गर्व थी, अब टूटी दीवारों और धुंध से भरी थी। दरवाजे पर स्वस्तिक बना था, लेकिन उसके नीचे किसी ने कोयले से लिखा था, दिवाली की वो रात, फिर से दीप मत जलाना। अर्नव, ये किसने लिखा? शायद किसी पुराने नौकर ने। सिया दरवाजा खोलती है, हवा अंदर आती है। दीवारों पर जाले, पुराने फोटो टेढ़े लटके हुए हैं। जैसे ही सिया ने टॉर्च उठाई, दीवार पर धूल में कुछ शब्द दिखे। वो लौटेगी दीप लेने। अचानक कमरे के कोने में रखा पुराना दिया खुद जल उठता है। अर्नव, ये खुद जल गया। या किसी ने जला दिया स्वागत के लिए। अगले दिन गांव के मंदिर में लोग फुसफुसा रहे हैं कि चौहान हवेली में कोई लौट आया है। अर्नब बेटा, तुम्हारे लौटने की खबर पूरे गांव में फैल गई है, पर एक सलाह दूं, दिवाली की रात हवेली में मत रहना। क्यों पंडित जी? 5 साल पहले तुम्हारे दादा ने एक अनुष्ठान किया था, दीप अनुष्ठान। वो अधूरा रह गया और जिस आत्मा को बांधना था वो मुक्त हो गई। उसका नाम लेने से दीप बुझ जाता है और अंधेरा भीतर उतर आता है। रात का समय हवेली में सिया दिए सजाती है, चारों ओर पटाखों की आवाजें, लेकिन हवेली के अंदर अजीब सन्नाटा। आज की रात डर को हराने की रात है अर्नब। चलो सारे दिए जलाते हैं। 5 दिए काफी हैं, छठा मत जलाना। अंधविश्वास नहीं चाहिए मुझे। वो छठा दिया जलाती है। दिया जलते ही कमरे की दीवारों पर किसी की परछाई उभरी। वो औरत थी, सफेद साड़ी में,
चेहरा अधूरा दिखता हुआ। मत जलाओ, वो लौ मेरी है। दिया अचानक से बुझ जाता है। अर्नब, तुमने वो आवाज सुनी? हाँ, और अब ये सिर्फ शुरुआत है। सुबह का समय। गांव के बुजुर्ग माया हवेली के बाहर आंखों में डर, हाथ में नींबू मिर्च लिए खड़ी है। अर्नब बाबू, आपने छठा दिया जला दिया? हाँ, लेकिन उसमें ऐसा क्या था? जिसका दीप अधूरा रहा था। 5 दिए उसके नाम थे, छठा उसका बंधन था। अब वो छठे दीप की लौ के पीछे आएगी। अर्नब के पीछे वही नीला दिया फिर जल उठा, बिना किसी लौ के। अर्नब हवेली के तहखाने में उतरता है। पुरानी किताबें, टूटी मूर्तियां और राख से भरी हंडियां। वहां उसे अपने दादा की पुरानी डायरी मिली। कावेरी, जिसकी दिवाली की रात बलि दी गई, उसकी आत्मा हर साल दीप में लौटती है, जब तक छठा दीप बुझाया ना जाए। कावेरी, कावेरी। नाम मत लो, नाम मत लो। बाहर बिजली कड़कती है। हवेली के दरवाजे अपने आप खुलते हैं। सिया ऊपर वाले कमरे में अकेली है। उस कमरे में सिया के सामने आईने में उसका चेहरा नहीं था, कोई और था। नीली आंखों वाली औरत। तुम्हारे पति ने मेरा नाम लिया है, अब मैं यहाँ हूँ। तुम क्या चाहती हो? मुक्ति या साथ? हवेली के आंगन में 6 दिए जल रहे थे। हर लौ के अंदर कोई चेहरा था, कोई रोता, कोई मुस्कुराता। हर दीप एक आत्मा है जो इस हवेली में फंसी है। उन्हें मुक्त करना है तो एक आत्मा को लौह में जाना होगा। मतलब बलिदान? कैसा बलिदान? हाँ, या तो वो जाएगी या अर्नव। अर्नव यज्ञ शुरू करता है। हवेली कांपती है, आवाजें गूंजती हैं। रोक दो, ये लौ मेरी है। कावेरी, इस बार मैं डरूंगा नहीं, तुम्हें मुक्त करूंगा। तुम नहीं जानते मुझे किसने जलाया था। मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे बस साथ चाहिए। अर्नव ने पहली बार देखा वो औरत कोई राक्षसी नहीं थी, उसे जिंदा जलाया गया था। नीली लौ फैलती है। और अर्नव उसमें समा जाता है। जब लौ शांत हुई, हवेली में सन्नाटा था। टेबल पर सिर्फ एक दीप जल रहा था, नीली लौ वाला। दीप की लौ में अर्नव का चेहरा झलकता है। अर्नब, अर्नब। हर लौ में कोई ना कोई जलता है। इस बार मैं हूं। 5 साल बीत चुके थे। लोग कहते हैं उस हवेली से अब रोशनी नहीं आती, बस एक नीली झिलमिल। माँ, यहाँ क्यों नहीं जलाते दिए? क्योंकि वो दिवाली उसकी है। आज भी अगर कोई चौहान हवेली के सामने छठा दिया जलाता है तो नीली लौ में किसी की परछाई दिखती है, चेहरा मुस्कुराता है और पीछे से वही फुसफुसाहट गूंजती है, दिवाली की वो रात, फिर से दीप मत जलाना। कुछ दीप जलाए नहीं जाते, वो खुद जलते हैं और कुछ रोशनियां अंधेरे से जन्म लेती हैं। कहते हैं हर गांव की कोई ना कोई कहानी होती है, लेकिन भैरवपुर की कहानी बाकी सबसे अलग है। यहाँ एक हवेली है, काली हवेली, जिसके अंदर कदम रखने वाला कभी दोबारा दिखाई नहीं दिया।
राजवीर नाम का एक खोजी पत्रकार काली हवेली का सच पता करने के लिए गांव में आता है। काका, ये हवेली का नाम इतना मशहूर क्यों है? बाबू, उस हवेली में रानी कौशल्या का भूत रहता है, जो अपने ही पति के हाथों मारी गई थी। हर अमावस्या को उसकी चीखें आती हैं, जैसे कोई अब भी मदद मांग रहा हो। आप वहां जाने का विचार अपने दिमाग से निकाल दो, इसमें ही आपकी भलाई है। शायद अफवाहें हैं, मैं जाकर देखूंगा। ना बेटा, जो भी काली हवेली में गया वो आज तक कभी जीवित लौटकर नहीं आया। मेरी बात मानो, तुम वहां मत जाओ। राजवीर की आंखों में जिज्ञासा है, डर नहीं। रात के 12 बजे राजवीर ने हवेली का दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा, दीवारों पर काली तस्वीरें जिनकी आंखें जैसे उसका पीछा कर रही हों। ये सब सच है या मेरी आंखों का धोखा? अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। कोई है वहां? राजवीर, वापस जा। राजवीर, वापस जा। राजवीर को लगा जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। आवाज पास आती जा रही थी। एक पुराना आईना चमकता है। आईने में रानी कौशल्या का भूत दिखता है। चेहरे पर आग जैसी झुलसी त्वचा, लाल आंखें। मेरी कहानी सुने बिना मत जा। कौन हो तुम? क्या चाहती हो? मैं इस हवेली की आखिरी रानी थी। मेरे पति ने मुझे जिंदा जला दिया। अब मैं इस हवेली से बंधी हूँ। मुझे उससे बदला लेना है। रानी की आत्मा मुक्ति चाहती थी, लेकिन कोई भी उसकी कहानी सुन नहीं सका, क्योंकि जो सुने वो जिंदा नहीं बचा। राजवीर एक गुप्त तहखाना खोजता है। तहखाने में रानी का असली शव पड़ा था और उसके पास रानी के पति राजा की डायरी। मैंने उसे धोखा दिया, उसके प्यार को श्राप बना दिया। अब मेरी आत्मा भी इसी हवेली में कैद है। हवेली की दीवारें कांपने लगती हैं। आईने में राजा का भूत दिखाई देता है। दोनों आत्माएं आमने सामने आती हैं। अब तेरा अंत होगा। तू मरकर भी चैन नहीं पाएगी। सदियों पुराना श्राप भड़क उठा था और राजवीर बीच में फंस गया। हवेली जल रही है। राजवीर ने दोनों आत्माओं को मुक्त करने का निर्णय लिया। उसने हवेली में रखी राख को अग्नि में बहा दिया। आग में हवेली जलकर राख हो जाती है। सुबह की पहली किरण गांव पर गिरती है। एक नई शुरुआत की झलक, लेकिन कैमरा धीरे धीरे राख में पड़े कैमरा लेंस पर जूम करता है। लेकिन कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग थी, रानी की मुस्कान और पीछे खड़ा राजवीर का साया। कभी कभी कुछ जगहें छू। बरसात की रात थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और हर गड़गड़ाहट के साथ जैसे धरती कांप उठती थी। गांव के बीचों बीच खड़ी थी एक पुरानी हवेली, टूटी फूटी वीरान, लेकिन फिर भी उस हवेली के बारे में एक कहानी मशहूर थी।
कहा जाता है वहां एक जादुई शीशा रखा है। गांव के नए मकान में अजय और रीमा रहते थे। अजय को रोमांच पसंद था और जब उसने हवेली और उस शीशे की कहानी सुनी तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। अजय, मत जाओ वहां। लोग कहते हैं उस शीशे में कुछ है। अरे रीमा, ये सब अंधविश्वास है। शीशे में भला क्या हो सकता है? ये सब तुम्हारे मन का वहम है। अगले ही दिन अजय जिज्ञासा से हवेली में चला गया। अंदर घुप अंधेरा था, छत से पानी टपक रहा था, हर कोने में जाले, सड़ांध और सन्नाटा। लेकिन हवेली के बीचों बीच रखा था एक बड़ा सा पुराना शीशा। अजय जैसे ही शीशे के पास गया, उसने देखा उसमें उसका चेहरा नहीं बल्कि किसी और का चेहरा दिखाई दे रहा है। वो चेहरा डरावना था, पीली आंखें और होठों पर एक अजीब खतरनाक मुस्कान। ये क्या? ये किसका चेहरा देखा मैंने शीशे में? कितना भयावह था। तू भाग नहीं सकता। घर लौटकर अजय चुप हो गया, लेकिन उस रात रीमा अचानक चीख पड़ी। अजय, आईने में कोई खड़ा है, कोई हमें देख रहा है। रीमा, कुछ नहीं है, तुमने सपना देखा है। भला सपने भी कभी सच होते हैं? लेकिन रीमा कहती रही, जब भी वो पानी के जग में या खिड़की के शीशे में अपनी परछाई देखती, उसे वही डरावना चेहरा दिखाई देता। धीरे धीरे रीमा चुप और सहमी रहने लगी। अजय गांव की बुजुर्ग दादी के पास पहुंचा। बेटा, उस हवेली से दूर रहो। बहुत साल पहले उस हवेली का मालिक एक तांत्रिक था। ओम भुवः। मरते वक्त उसने अपनी आत्मा उस जादुई शीशे में कैद कर दी। जो भी उस शीशे में झांकता है, तांत्रिक की आत्मा धीरे धीरे उसके शरीर में समाने लगती है। तो क्या किया जाए दादी? बचना है तो उस शीशे को तोड़ना होगा, लेकिन सावधान, आत्मा इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। अब रीमा बदलने लगी थी। उसकी आंखें धीरे धीरे काली पड़ रही थी। वो अजीब अजीब बातें करती। कभी आधी रात को नींद में उठकर हवेली की ओर बढ़ने लगती। रीमा, रुक जाओ। रीमा, रुक जाओ। मत रोक, वो शीशा मेरा है। मुझे उसके पास जाने से कोई रोक नहीं सकता, तू भी नहीं। अजय समझ गया, तांत्रिक की आत्मा अब रीमा पर हावी हो रही है। अजय ने दृढ़ निश्चय किया। वो रीमा को लेकर हवेली पहुंचा ताकि शीशा तोड़ सके। अंधेरे में हवेली और भी खौफनाक लग रही थी। शीशे में अचानक अजय और रीमा की परछाई नजर आई, लेकिन धीरे धीरे रीमा का चेहरा बदलने लगा और शीशे में वही तांत्रिक नजर आने लगा। तांत्रिक की आत्मा शीशे से बाहर आने लगी। हवेली कांप रही थी, हवा गरज रही थी। अजय ने लोहे की छड़ उठाई और शीशे पर वार किया, लेकिन शीशा नहीं टूटा। तू मुझे नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता मुझे। अजय ने पूरी ताकत से फिर वार किया और इस बार शीशा चटक कर टूट गया। रीमा जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। कुछ देर बाद उसकी सांसें सामान्य हो गईं। अजय ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने लगा, उसकी नज़र कोने में पड़ी। वहां शीशे का एक छोटा टुकड़ा चमक रहा था। अजय ने उसे उठाया और जैसे ही उसमें देखा, उसने पाया कि उसकी अपनी आंखें लाल हो चुकी हैं।
दार की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव था, भैरवगढ़। सर्दियों में ये गांव मानो दुनिया से कट जाता था। चारों ओर बर्फ की चादर, पेड़ों पर जमी बर्फ और हवा में ऐसी ठंड जो सांस के साथ अंदर उतरकर दिल को जकड़ ले। रात के समय केदारनाथ मंदिर की घंटियों की आवाज हवा में घुलकर और भी डरावनी लगती थी। इसी गांव के एक कोने में लकड़ी और पत्थरों से बना एक पुराना घर था। उसी घर में रहते थे आदित्य रावत और उसकी गर्भवती पत्नी पायल। पास ही आदित्य के ताऊ देवदत्त रावत और ताई मालिनी का घर था। मालिनी की आंखें हमेशा लाल रहती थीं, मानो उसने कभी पूरी नींद ली ही ना हो। एक बर्फीली रात पायल ने रजाई के अंदर से कांपती आवाज में कहा, आदित्य, तुम महसूस नहीं कर रहे क्या? इस घर में ठंड अलग है, ऐसी ठंड जो हड्डियों से नहीं मन से चिपकती है। रात को जब तुम सो जाते हो, मुझे लगता है कोई सांस मेरे बहुत पास चल रही है, जैसे कोई बस इंतजार कर रहा हो कि मैं आंख बंद करूं और वो मेरे और मेरे बच्चे के बीच आ जाए। पायल, तुम खुद को डराना बंद करो। केदार की सर्दी ऐसी ही होती है, यहाँ हर आवाज गूंज बनकर लौटती है। तुम माँ बनने वाली हो, ऐसी हालत में दिमाग ज्यादा सोचता है, उल्टे सीधे ख्याल आते हैं। लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना। जब तक मैं हूं, इस घर में कोई दूसरा नहीं हो सकता। हमारे बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा। रसोई से बर्तन गिरने की आवाज आई। दोनों चौंक गए। आदित्य टॉर्च लेकर रसोई की ओर बढ़ा। वहां उसने देखा फर्श पर नमक फैला हुआ था और उसमें बनी थी एक अजीब टेढ़ी मेढ़ी काली आकृति। पायल का चेहरा सफेद पड़ गया। अब वो और ज्यादा डर गई थी। आदित्य, इस नमक को देखो, ये यूं नहीं गिरा है, ये किसी ने फैलाया है। और ये आकृति, ये किसी इंसान की परछाई नहीं लगती, ये झुकी हुई है, जैसे कोई रेंगते हुए हमारे घर में आया हो। नमक है पायल, नमक। शायद चूहे होंगे या हवा से गिर गया होगा। हर चीज को डर से मत जोड़ो, वरना डर हमसे पहले इस घर में बस जाएगा। उसी समय पास के घर में मालिनी जमीन पर बैठी थी। सामने सिंदूर, नींबू, काले धागे और बर्फ में दबा तांत्रिक चिन्ह। लगता है असर दिखने लगा है। औरत डर जाए तो आदमी खुद टूट जाता है। बस जमीन चाहिए मालिनी, केदार जाने वाला रास्ता हमारे नाम हो जाए। डर अभी अधूरा है। असली डर तब आएगा जब माँ बनने का सपना उसके हाथों से फिसल जाएगा। गर्भवती औरत का रोना सबसे तेज मंत्र होता है। तब वो लोग वैसा ही करेंगे जैसा हम चाहते हैं। वो खुद चलकर कागज हमारे सामने रखेगी। मालिनी कोई काली क्रिया कर रही थी। बाहर कुत्ते और बिल्लियां एक साथ रो रहे थे। कुछ दिनों बाद पायल को तेज पेट दर्द हुआ। बर्फ गिरती रात में आदित्य उसे केदार घाटी के छोटे अस्पताल ले गया। डॉक्टर की आंखें झुकी हुई थीं। हमने हर कोशिश की, लेकिन कभी-कभी चिकित्सा भी हार जाती है। मुझे अफसोस है कि हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। जैसे ही पायल को यह पता चला कि उसका बच्चा अब नहीं रहा, वो बुरी तरह चीखने लगी। पायल की चीख बर्फीली हवा में गुम हो गई। डॉक्टर, एक बार फिर देख लीजिए, मैंने उसे महसूस किया है, वो अभी यहीं है। मेरा बच्चा, वो अभी गया नहीं है। एक रात पायल चुपके से मालिनी के घर पहुंची। अंदर से आवाजें आ रही थी। अगर उसे सब पता चल गया तो? अगर उसने गांव वालों को बता दिया तो? डरपोक मत बनो।
कहीं तुम्हारे डर के कारण हमारी योजना पर पानी न फिर जाए। वो मुझे देवी मानती है। सोचो, जिसके कारण उसका बच्चा गया, उसी से मदद मांगने आई। वो कभी सोच भी नहीं सकती कि ये सब हमारा किया हुआ है। भक्षक से रक्षक की उम्मीद, यही इंसानी मूर्खता है। पायल के पैरों तले जमीन खिसक गई। पायल को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिन अपनों को वो अपना सुख दुख के साथी मानती थी, वो जमीन के कुछ टुकड़े के लिए इतना नीचे गिर जाएंगे। वो जान चुकी थी कि उसके बच्चे की मौत के पीछे मालिनी का ही हाथ है। मैंने कहा था आदित्य, मैंने कहा था इस घर में कुछ गलत है। ये कोई बीमारी नहीं थी, ये किसी की नजर थी, किसी का लालच था। मैंने गलती की। मैंने तुम्हारी बातों को कमजोरी समझ लिया। लेकिन अगर ये किसी इंसान की साजिश है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नहीं आदित्य, तुम कुछ नहीं करोगे। वो बहुत शक्तिशाली है, जादू करना जानती है। अपना बच्चा तो मैं पहले ही खो चुकी हूँ। मैं अब तुम्हें भी खोना नहीं चाहती। घर तो हम दूसरा बसा लेंगे। उन्हें घर चाहिए ना, ये घर उनके नाम कर हम यहाँ से दूर कहीं चले जाएंगे। हम जमीन दे देंगे, बस हमें छोड़ दो। हमें इस घर में एक रात चैन से सो लेने दो। उसके बाद हम ये तुम्हारे नाम कर देंगे। बस हमें शांति से आज की रात काटने दो। अरे बेटी, तुम मेरे अपने हो, अब क्यों डरना? हमें जो चाहिए था वो तुमने हमें दे दिया। सब ठीक हो जाएगा। अब तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। डर के मारे आदित्य और पायल ने जमीन ताऊ ताई के नाम कर दी। लेकिन बुराई यही नहीं रुकी। एक रात आदित्य ने देखा, छत से बर्फीली धुंध के बीच एक लंबा काला जिन उतर रहा था। आदित्य चीख पड़ा। एक छोटा सा गांव, धर्मपुर, जहां बरसात के मौसम में आसमान जैसे खुलकर बरसता है। और अंधेरा उतरते ही हर घर बस लालटेन की रोशनी में सिमट जाता है। ये गांव जितना खूबसूरत है, उतना ही रहस्यमय भी। यार, ये बारिश का मौसम ही कुछ और है। ऊपर से राजू की चाय मिले तो मजा 2 गुना हो जाता है। और जब दोस्त साथ हों तो लगता है दुनिया की सारी टेंशन गायब। सही कहा भाई। लेकिन अगर हम रोज रोज इतनी चाय पिएंगे तो तनख्वाह तो राजू के हवाले कर देंगे। एक बुजुर्ग आदमी बारिश में भीगते हुए चलता हुआ आता है। अरे काका, इतनी तेज बारिश में कहां से आ रहे हैं? आ जाइए अंदर, भीग जाएंगे। शहर गया था बेटा, जरूरी काम था, पर बारिश ने सारा हाल खराब कर दिया। रास्ते पानी में डूब गए। काका, अब तो रुक ही जाइए। और हाँ, हमें अपनी कोई डरावनी कहानी सुनाइए ना। आपकी कहानियां तो कमाल की होती हैं। ठीक है बेटा, पर याद रखना, जो मैं सुनाने जा रहा हूं वो कोई बनावटी किस्सा नहीं है। वो सच्चाई है, ऐसी सच्चाई जो सुनकर इंसान अपनी ही परछाई से डर जाए। वो रात बहुत अंधेरी थी। मैं अपने दफ्तर से लौट रहा था। सोचा जाते जाते
अपने दोस्त विनोद के घर होता चलूं। अरे भाई, इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो? रास्ता डूब गया है, जंगल वाला रास्ता ही बचा है। तुम कहो तो साथ चलते हैं, डर कम लगेगा। उसकी आवाज में कुछ अजीब था, लेकिन मैंने सोचा साथ रहेगा तो बेहतर है। अरे भाई, ये रास्ता तो बड़ा डरावना है। चिंता मत करो, पास में एक पुरानी झोपड़ी है, कुछ देर वहां रुक चलते हैं। तुम कहां से आ रहे हो? अभी अभी ऑफिस से लौटा हूं। रात के 9 बज चुके थे, सारे ऑफिस बंद हो चुके थे। तब भी मैंने कुछ नहीं कहा, बस उस अजीब सन्नाटे को महसूस करता रहा। तुमने सुनी ये आवाज? हाँ, लगता है कोई बच्चा फंस गया है। और उस रोने में मासूमियत से ज्यादा डर था। और फिर उसी के साथ आई एक औरत की ठंडी हंसती हुई आवाज। भाई, वो रोने की आवाज अब पास लग रही है। हाँ, लगता है वो बच्चा इसी तरफ है। दोनों टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे के रोने के साथ दूर से किसी औरत की ठंडी हंसी सुनाई देती है। ये कैसी हंसी थी? कहीं आसपास कोई और भी है शायद। अब हवा में ठंडक नहीं, एक अजीब सहरन थी। हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे किसी अनदेखी नजर के नीचे चल रहे हों। यहाँ कुछ देर रुक चलते हैं, बारिश थम जाए तो आगे निकलते हैं। वह दरवाजा खोलता है, दरवाजा चरमराता हुआ खुलता है। ये जगह बहुत पुरानी लग रही है, किसी ने सालों से सफाई नहीं की। उस झोपड़ी की दीवारों पर जैसे किसी बीते हुए वक्त के जख्म उकेरे थे। हर कोना कुछ कह रहा था, बस सुनने की हिम्मत चाहिए थी। पास में कहीं से बच्चों की हल्की हंसी और कदमों की आवाज आ रही है। क्या तुमने वो सुना? शायद तुम्हारा भ्रम है। माँ, मैं डर गया। भाई, ये बच्चा सच में बाहर है। चलो देखते हैं। दोनों बाहर निकलते हैं। बिजली चमकती है। झील जैसी चमक के बीच एक धुंधली परछाई दूर दिखती है। एक औरत सफेद साड़ी में, बाल हवा में उड़ते हुए, पीठ उनकी ओर।
वो क्या है? उसकी चाल धीमी थी, पर उसके हर कदम की आवाज जैसे दिल की धड़कन पर चोट कर रही थी। सो जा मेरे लाल, अब माँ भी आएगी पास। सो जा मेरे लाल, अब माँ भी आएगी पास। वो गा रही है। हाँ, वो हमेशा गाती है। वह मुड़कर देखता है। अजनबी के चेहरे पर अजीब मुस्कान उभर आई है। तुम कौन हो? वही जो इस रास्ते पर हमेशा साथ चलता है। बिजली कड़कती है, उसकी शक्ल रोशनी में बदलती है। लाल आंखें, नुकीले दांत, चेहरा सड़ा हुआ। हे भगवान! वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन पैर कीचड़ में धंसते हैं। भगवान, रास्ता बंद हो गया। आओ, इसे पार करो। तभी मुझे दादा की कही बात याद आई। अगर रात के सन्नाटे में पेड़ अपने आप गिर जाए तो समझो रास्ता मौत की ओर जाता है। नहीं, अब मैं आगे नहीं जाऊंगा। अजनबी मुस्कुराता है, धीरे धीरे पास आता है। दूर रहो। हरिदास जैसे तैसे भाग निकलता है। मैं दौड़ता रहा जब तक सांस चलती रही। उस रात बारिश नहीं बरस रही थी, मौत बरस रही थी। मैं भागते भागते अचानक एक पेड़ के पीछे गिर पड़ा। बिजली चमकी। सफेद साड़ी वाली औरत ठीक सामने थी, पर उसके साथ वो अजनबी भी गायब था। औरत फुसफुसाई, जिसे तुमने देखा वो तो 30 साल पहले मर चुका है। अगले ही पल वो धुंध बनकर गायब हो गई। सुबह लोग आए तो मैं बेसुध घिरा था, पर मिट्टी पर अजनबी के निशान आज भी ताजा थे। उस रात जब मैंने आखिरी बार उसकी चीखें सुनी, मैं समझ चुका था कि गांव का वो हिस्सा इंसानों के लिए नहीं बचा। दरवाजा बंद किया, पर आवाजें वो आज भी सुनाई देती हैं बेटा। और सबसे डरावनी बात तो ये है, वो अभी भी वही हैं, ठीक उस जगह जहां मैंने उसे आखिरी बार देखा था। बरसात की एक दबी दम घोटू रात थी। काले बादलों ने पूरे नारायणपुर गांव को निगल रखा था। आसमान में बिजली बार बार ऐसे चमकती जैसे धरती को चेतावनी दे रही हो। गांव के किनारे एक टूटा, काई से भरा, आधा डगमगाता सा घर था, जहां राघव अपने माता पिता के साथ रहता था। घर की हवा में महीनों से तनाव तैर रहा था। राघव नौकरी की तलाश में 8-9 महीनों से भटक रहा था। पिता धर्म सिंह ये बात हर दिन उसके सिर पर हथौड़े की तरह मारते। उस रात बहस पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। तेरी औकात ही यही है, घर पर पड़ा रहता है, ना तो किसी काम का है ना किसी काज का। अब तो शर्म भी नहीं बची। आज की रात, यही रात तू ये घर छोड़ देगा, अब और नहीं। निकल जा अभी के अभी। पिताजी, बाहर तूफान है, मुझे मत निकालिए प्लीज। तूफान में कहां जाऊंगा मैं कोशिश कर रहा हूं काम ढूंढने की। जल्दी ही मुझे कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। मुझ पर ये अत्याचार ना करिए प्लीज, मुझे घर से मत निकालिए। धर्म,
इतनी बेरहमी मत करो। रात गहरी है, बारिश भयंकर। अपने बेटे के बारे में सोचिए जरा, ऐसे तूफान में कहाँ जाएगा। एक रात और रुकने दो। चुप, आज ये जाएगा या मैं इसे अपने हाथों से धक्का मार के इसे निकाल दूंगा। और गुस्से में दरवाजे से धक्का देकर राघव को बाहर फेंक दिया गया। बारिश उसके चेहरे पर पड़ते हुए मानो कह रही हो, अब तू अकेला है। कंधे झुकाए भीगे कपड़े राघव अंधेरे में चलता गया। बिजली की चमक में कभी रास्ता दिखता, कभी पूरा संसार काला हो जाता। धीरे धीरे चलते हुए वो गांव के बाहर अंजुम घाट पहुंचा। एक पुराना सुनसान इलाका जहां लोग दिन में भी जाना पसंद नहीं करते। पानी उसके जूतों के अंदर भर चुका था, चेहरा लाल, होंठ ठंड से नीले। वो एक जर्जर चाय की टपरी पर पहुंचा, जहां बस एक बुढ़ा चाय बेचने वाला था और एक आदमी सिर झुकाए बैठा था। उस आदमी ने बिना सिर उठाए पूछा, इतनी रात में अकेले क्या खो दिया है? राघव टूटी आवाज में बोला, सब खत्म हो गया। घर, उम्मीद, इज्जत, सब। चाचा चाय वाले ने गहरी नजरों से देखा। ऐसी रात में मत निकलते बेटा। इन रास्तों पर परछाइयां घूमती हैं, अकेले टूटे हुए लोगों की तलाश में। ऐसी तूफानी बारिश के समय तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए था। राघव हंस दिया। और क्या बचेगा मेरा? डर भी मर चुका है। और वो उठकर चला गया। कुछ देर बाद उसे दूर एक घर दिखाई दिया। एक तिरछा, काला, डरावना घर। झरोखा हवेली। छत से पानी झर रहा था। दीवारें टूट चुकी थीं। खिड़कियों में काली परछाइयां हिल रही थीं, या शायद बारिश का छलावा था। राघव ने दरवाजा ठोका। तभी पीछे से एक आवाज आई, बेटा, देखा है कहीं? मेरा बच्चा खो गया है। लाल साड़ी, भीगी हुई लटें, चेहरा आधा छुपा, आवाज मानो धरती के नीचे से आ रही हो। राघव ने सहमी आवाज में पूछा, क्या ये घर आपका है? वो औरत धीरे से मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो इंसानों वाली नहीं थी। हाँ, रात भर के लिए ठहर सकते हो। बारिश अभी रुकेगी नहीं, और बाहर जो है वो इंसानों के लिए नहीं है। राघव की रूह ठंडी पड़ गई, पर उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अंदर घुटन, सन्नाटा और एक बूढ़ी सीलन। वो औरत चाय लाई। चाय में अजीब कड़वाहट थी और उसकी आंखें बिना पलक झपकाए बस राघव को देखती रहीं। राघव ने धीरे से पूछा, आपके परिवार में और कौन है? औरत की गर्दन हल्का तिरछी होकर धड़कन रोक देने वाली आवाज में बोली, बस मैं और मेरा बेटा। बाकी सब तो हमने छोड़ दीजिए। फिर वो रसोई में चली गई और बर्तन बजने लगे। कुछ देर बाद उसकी आवाज आई, जाकर मेरे बेटे को बुला दो। वो बाहर खेल रहा है, बहुत भूखा है। राघव के अंदर कंपकपी दौड़ गई।
पर वो बाहर चला गया। जैसे ही वो आंगन में पहुंचा, उसकी सांस छूट गई। अलग अलग कटे हुए शरीर, हाथ, पैर, पसलियां मिट्टी में दबे हुए, मानो कोई दावत की तैयारी हो। एक कोने में एक लंबा टेढ़ा काला साया कुछ चबाता हुआ बैठा था। औरत की आवाज आई, देख लिया ना मेरा बेटा? राघव ने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अब बदल चुकी थी। आंखें पूरी लाल, चेहरा लंबा और फटा, बाल हवा में ऐसे जैसे जिंदा हों। बहुत भूख लगी है हमें। तुम जैसा मेहमान कई महीनों बाद मिला है। साया दहाड़ते हुए उसकी ओर झपटा और वज्र सी बिजली चमकी। एक ही पल में सब खत्म। जमीन पर अब एक और शरीर था, राघव का। अगली सुबह बारिश थम चुकी थी। गांव वाले अंजुम घाट के पास अजीब आवाजें सुनकर जमा हुए। चाय वाला चाचा भी वहां आया। जमीन पर सिर्फ एक काला धब्बा मिला, मानो किसी को घसीट कर ले जाया गया हो। लोग बोले कि उस रात किसी ने तेजी से उस औरत के घर की तरफ किसी चीज को घसीटते हुए देखा था। उस रात को एक और अकेला मुसाफिर बारिश से बचने के लिए उसी रास्ते पर आया। उसे एक लाल साड़ी वाली औरत मिली। सुनते हो, मेरे बेटे को देखा है? और झरोखा हवेली की खिड़की में किसी ने लाल आंखों को धीरे धीरे जलते हुए देखा। शाम ढलने का वक्त है। सूरज धीरे धीरे मकानों के पीछे छुप रहा है। हल्की ठंडी हवा चल रही है और गली के मोड़ पर एक पुरानी सी चाय की दुकान। दुकान छोटी है पर वहां बैठी महफिल बड़ी है। लकड़ी की बेंच पर 3-4 लोग बैठे हैं, हाथ में मिट्टी के कुल्हड़, भाप उड़ाती चाय और जिंदगी की बातें। यार, दिन भर की थकान बस इस चाय पर आकर खत्म होती है। सही कहा भाई, चाय ना हो तो शाम अधूरी लगती है। जिंदगी भी अजीब है, कभी मीठी, कभी इतनी कड़वी कि पीने का मन न करे। सब हल्का से हंस देते हैं। चाय वाला केतली को आंच पर रख देता है। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा होता है। तभी अचानक माहौल बदल जाता है। गली के उस सिरे से एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता हुआ आता है। सफेद झक कपड़े, कंधे पर पुरानी सी झोली और आंखों में ऐसा कुछ जैसे उसने बहुत कुछ देख लिया हो। वो चाय की दुकान के सामने आकर रुकता है। चाय वाला उसे देखते ही कहता है, आ गए बाबा, आइए बैठिए, मैं आपकी वाली स्पेशल चाय बनाता हूँ। बूढ़ा आदमी हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाता है और एक तरफ बेंच पर बैठ जाता है। अब सबकी नजर उसी पर है। एक लड़का धीरे से पूछता है, कौन है ये? चाय वाला धीमी आवाज में कहता है, कहानी है इनके पास पूरी जिंदगी की। ये सुनते ही तीनों चारों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। एक बोल पड़ता है, बाबा, आज कोई कहानी सुनाइए ना। हाँ बाबा, ऐसी कहानी जो याद रह जाए। बूढ़ा आदमी चाय का एक घूंट लेता है, थोड़ी देर चुप रहता है, फिर आसमान की तरफ देखता है और धीमी आवाज में कहता है, अगर कहानी सुननी है तो ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये कहानी समझने के लिए है। जंगल में रात उतरती नहीं, वो फिसलती है, धीरे, बिना आवाज किए। और जब तक इंसान समझता है, अंधेरा उसके चारों तरफ खड़ा हो चुका होता है।
वही हुआ था उस रात। दो दोस्त शहर की थकान से दूर एक साधारण सी योजना लेकर जंगल के भीतर चले आए थे। मकसद था आग जलाना, थोड़ा सुकून ढूंढना और सुबह लौट जाना। उन्हें नहीं पता था कि कुछ आगे रास्ता दिखाने के लिए नहीं, बल्कि रास्ता बंद करने के लिए जलाई जाती हैं। जंगल का वो हिस्सा जहां वे रुके थे अजीब तरह से खुला था। चारों तरफ ऊंचे पेड़, जिनकी टहनियां एक दूसरे में उलझकर आसमान को छुपा रही थीं। जैसे ही आग जली, रोशनी फैली और उसी रोशनी के साथ परछाइयां पैदा हुईं। अजीब है, आग जल रही है फिर भी ठंड लग रही है, जैसे ये आग गर्मी देने के लिए नहीं चली हो, बस हमें यहाँ रोकने के लिए हो। तूने ध्यान दिया जंगल कितना चुप है, मतलब जरूरत से ज्यादा चुप। ऐसी चुप्पी शहर में कभी नहीं मिलती, पर यहाँ ये चुप्पी कुछ कह रही है। चुप्पी हमेशा कुछ कहती है, बस फर्क इतना है कि हम सुनना नहीं चाहते। लेकिन ये परछाइयां आग के साथ हिल नहीं रही थीं। वे स्थिर थीं और उनका झुकाव आग की तरफ नहीं, बल्कि दोनों दोस्तों की तरफ था। रात गहरी होती गई, हवा रुक गई। पेड़ों को देख, ऐसा लग रहा है जैसे सब एक ही दिशा में झुके हों, हमारी तरफ। परछाइयां गलत हैं। आग हिल रही है, लेकिन परछाइयां नहीं। क्योंकि ये आग की परछाइयां नहीं हैं। तो फिर ये वही हैं जो अंधेरे में रहते हैं और रोशनी का इंतजार करते हैं। हवा रुक गई, जींघुर चुप हो गए। जंगल की वो सामान्य आवाजें जो हमेशा रहती हैं, सब एक साथ गायब हो गई। उस सन्नाटे में आग की हल्की चटक बहुत जोर से सुनाई देने लगी, जैसे हर चिंगारी कुछ याद दिला रही हो। ये जंगल नक्शे में जितना बड़ा दिखता है, असल में उससे कहीं ज्यादा फैला हुआ है। जंगल नहीं, यहाँ की रात फैली हुई है। अगर किसी ने हमें देख लिया हो तो वो तब से देख रहा होगा जब से हमने आग जलाई। पेड़ों के बीच हलचल हुई। कोई चल रहा था, लेकिन पत्तों की आवाज अजीब थी, जैसे पैर नहीं, कुछ और जमीन को छू रहा हो। अंधेरे में एक नाम उभरा, कोई स्पष्ट आवाज नहीं, बस हवा में तैरता हुआ एक जाना पहचाना एहसास। तूने सुना? हाँ, पर ये कदम नहीं है। फिर क्या है? जो चलता नहीं, सरकता है। आग अचानक तेज हो गई, लपटें उठी और उसी पल जंगल ने अपना रास्ता बदल दिया। जब दोनों वहां से निकलने लगे तो रास्ता वही था, या ऐसा लग रहा था, लेकिन कुछ मिनट बाद वही जली हुई लकड़ियां फिर सामने थीं। जंगल ने उन्हें घुमा दिया था, और इस बार आग नहीं थी। अंधेरा इतना गाढ़ा था कि टॉर्च की रोशनी भी डर के मारे कांप रही थी। हम वापस यहीं कैसे आ गए? क्योंकि जंगल ने हमें जाने नहीं दिया। जंगल फैसला कैसे करता है? जब कोई उसकी चीज जगा देता है। आग? ये हंसी, ये किसी जिंदा चीज की नहीं है। ये उस चीज की हंसी है जो बहुत समय से अकेली है, और आज उसे साथ मिल गया है। अगर हम
में से कोई यहाँ रह गया तो क्या दूसरा बच पाएगा? जंगल हमेशा बराबरी नहीं करता। और जो रह जाता है वो जंगल की कहानी बन जाता है। रोशनी पड़ी और पेड़ों के बीच एक आकृति दिखी, बहुत लंबी, असामान्य रूप से लंबी। उसका शरीर मानो जल चुका हो, त्वचा जगह जगह से काली पड़ी हुई, चेहरे का आधा हिस्सा पहचाने लायक नहीं था। उसकी आंखों की जगह खालीपन था, ऐसा खालीपन जो देखता नहीं बल्कि महसूस करता है। वो आग की तरफ बढ़ा जहां अब सिर्फ राख थी, मानो उसे इंतजार था। भागने की कोशिश हुई, ये पेड़ पास आ रहे हैं। नहीं, हम छोटे हो रहे हैं। रोहित, कोई मेरे पैर पकड़ रहा है। अमन, मेरा हाथ मत छोड़ना, तुझे कुछ नहीं होगा। मुझे मदद कर, मुझे बचा ले मेरे दोस्त। जंगल अकेले लोगों से बात करता है, और जब वो बात करता है तो जवाब नहीं चाहता, वो देखता है। कुछ दोस्त साथ आते हैं, लेकिन जंगल हमेशा एक को अपना बना लेता है। वो एक लेता है, एक छोड़ता है,